हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश जीएस की इस श्रृंखला में, जो कि कल से मैंने एक नई श्रृंखला आपके लिए शुरू की है, तो उसमें आज दूसरी क्लास लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल मैंने अध्याय 1 शुरू किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन के विषय में मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत की थी। तो उसी क्रम में आज संक्षिप्त अवलोकन के संबंध में ही आज ये दूसरी क्लास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त अवलोकन आपकी खासकर परीक्षा वाणी में दिया हुआ है, काफी विस्तृत टॉपिक दिया है। इस तरीके से पढ़ने में लगभग हमको 8-10 दिन का समय इसमें लग जाएगा। तो चूंकि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक साथ आपके लिए याद करना भी मुश्किल रहेगा और इसको पढ़ने में बोरियत भी महसूस हो सकती है, इसलिए मैंने इसको दूसरे तरीके से प्लान किया है कि अब कल एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया था इसका, आज एक दूसरा पार्ट हो जाएगा और इसके बाद अब हम कुछ विस्तृत जो टॉपिक हैं इसके, खासकर कल जैसे मैं कल या परसों जब भी मैं क्लास लूंगा तो उसमें मैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। और जब इस टॉपिक खासकर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु के विषय में जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद 1-2 पार्ट फिर इसके मैं बीच में शामिल कर लूंगा और उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर की तरफ विस्तृत पढ़ेंगे और फिर जब अगला चैप्टर हम समाप्त करेंगे तो फिर से हम एक दो पार्ट आपके समक्ष फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लेके आएंगे। तो इस तरीके से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और चूंकि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो पढ़ना भी जरूरी है और इस डाटा को आप बहुत आसानी से याद भी कर पाए, एक साथ आप पे बर्डन ना आए, इसलिए बीच बीच में मैं इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को लेकर आपके समक्ष आता रहूंगा। तो आज इसके दूसरे भाग के विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आपको सबसे लास्ट में जो पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको विधानसभा के आरक्षण के संबंध में बात की थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिसमें विधानसभा सीटों में कुल 86 सीटों का आरक्षण है। इसमें 84 सीटें आपकी एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और है कि स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की एकमात्र बैठक लखनऊ के बाहर हुई है। स्वतंत्रता की प्राप्ति, जब भारत स्वतंत्र हो गया, उस स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की एकमात्र बैठक लखनऊ के बाहर हुई है। तो इसके संबंध में 2 प्रश्न आपसे बनेंगे, यह बैठक कहाँ हुई है और कब हुई है। तो आपको याद रखना है कि 8 जनवरी 2003 को यह बैठक प्रयागराज में हुई थी। यदि आपसे ये प्रश्न बन जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक लखनऊ के बाहर कब हुई है, तो 8 जनवरी 2003 को हुई है और कहाँ हुई है, तो प्रयागराज में हुई है। फिर राज्य मंत्रिमंडल यानी कि जो राज्य की कैबिनेट है, राज्य की कैबिनेट की पहली बार लखनऊ के बाहर बैठक कहाँ हुई, तब आपको क्या याद रखना है, जो राज्य मंत्रिमंडल है उसकी पहली बार लखनऊ के बाहर बैठक 29 जनवरी 2019 प्रयागराज में हुई। तो दोनों स्थितियों में जब लखनऊ से बाहर बैठक हुई है, चाहे राज्य विधानसभा की हो या मंत्रिमंडल की बैठक हो, दोनों स्थितियों में बैठक प्रयागराज में हुई है। और पहली बैठक 8 जनवरी 2003 को हुई थी और जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वह 29 जनवरी 2019 को हुई है। फिर आपसे पूछा जा सकता है विधान परिषद का गठन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तब आपको याद रखना कि इसका गठन 1937 में हुआ था और 1937 से अनवरत अभी तक उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, मतलब विधान परिषद यहाँ पे गठित है। विधान परिषद कभी विघटित नहीं हुआ, क्योंकि विधान परिषद के विषय में मैंने जब आपको क्वालिटी में पढ़ाया था तो राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। फिर अगर सीटों के संबंध में चर्चा की जाए, तो जैसा कि राज्य विधानसभा की सीटों के संबंध में मैंने बताया कि कुल 403 सीटें हैं, उसी क्रम में आपको क्या याद रखना है कि राज्य विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कुल 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। इसी क्रम में आपको मैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी? 31 सीटें हैं। और ये सभी मामलों में, चाहे बात विधानसभा की 403 सीटों की जाए, चाहे विधान परिषद की 100 सीटों की जाए, या लोकसभा की आपकी 80 सीटों की जाए, या राज्यसभा की 31 सीटों की जाए, इन चारों मामलों में उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य से सर्वाधिक सीटें अपने यहाँ रखता है। मतलब इन चारों स्थितियों में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। चाहे तो लोकसभा की सीटें 80 हैं और लोकसभा में यदि आरक्षण की बात की जाए तो लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों का आरक्षण है। इसमें एससी के लिए 17 और एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। आपको क्या सीधे सीधे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें ऐसी होंगी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और यहाँ पे लोकसभा में खासकर अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश से कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तब आपको याद रखना है गाजियाबाद। जो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा
संसदीय क्षेत्र है। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र के संबंध में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तब आपको याद रखना है गाजियाबाद जिले के अंतर्गत ही एक साहिबाबाद विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? साहिबाबाद विधानसभा है, जो आपके मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है। कौन सी? साहिबाबाद। और यदि लोकसभा के संबंध में पूछा जाएगा तो गाजियाबाद। और जो साहिबाबाद है यह भी गाजियाबाद जिले की विधानसभा है। राज्यसभा सीटों के विषय मैंने आपको बता ही दिया कि 31 सीटें हैं। फिर आपसे यहाँ से एक प्रश्न बनता है राष्ट्रपति शासन के विषय में, तो इसके संबंध में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार लग चुका। कितनी बार लग चुका? कुल 10 बार। और प्रथम बार आपका लगा था 25 फरवरी 1968 को। 25 फरवरी 1968 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और जो 25 फरवरी 1969 यानी कि कुल 1 वर्ष तक लगा रहा था। याद रखना है कि 25 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 25 फरवरी 1969 यानी कि कुल 1 वर्ष की अवधि तक लगा रहा था। और कुल कितने बार अब तक लगा है, तब आपको याद रखना है कुल 10 बार लगा है। और सबसे अंतिम यानी कि जो 10वीं बार लगा था वह कब लगा था, इससे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह अंतिम बार, सबसे अंतिम बार लगा है अभी तक। इसके बाद अभी तक कोई बार अब तक जो 10वां आपका राष्ट्रपति शासन इसके बाद कभी नहीं लगा है। इसलिए जो 10वां राष्ट्रपति शासन है इसकी समयावधि आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसके संबंध में याद रखना है कि 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक, या 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक आपको क्या याद रखना है कि जो 10वां राष्ट्रपति शासन है वह 8 मार्च 2002 को लगा था, और जिसकी समयावधि 3 मई 2002 तक रही थी। फिर बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, खासकर जो राजस्व संबंधी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपकी लेखपाल की हो गई, ग्राम विकास अधिकारी की हो गई, इस तरीके की जो खासकर जो यूपी SSSC एग्जाम कराता है उसके फेवरेट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चूंकि ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी होगी कि जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी। उत्तर प्रदेश में जब जनगणना 2011 की हुई थी, तो उस जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या कितनी थी, तब आपको याद रखना कि कितने नगर थे, 915 नगर थे। फिर इसमें पूछा जा सकता है वैधानिक नगर कितने थे, 648। आपको क्या याद रखना कि 2011 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में कुल छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी, 915 थी। वैधानिक नगर कितने थे, 648 थे। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न मैंने देखा खासकर PCS की परीक्षा में पूछा गया था कि जो वैधानिक नगर है वह सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में। तो वैधानिक नगरों के संबंध में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक 23 नगर बदायूं जिले में है, और सबसे कम 2 जो है आपके 2 नगर आपके श्रावस्ती जिले में है। आपको याद रखना है। फिर योजनाबद्ध नगर के संबंध में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल योजनाबद्ध नगर कितने हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कुल 3 योजनाबद्ध नगर हैं। कौन कौन से? आपका एक नोएडा हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, और न्यू कानपुर सिटी। ये 3 ऐसे नगर हैं। कौन कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी, जो उत्तर प्रदेश के 3 योजनाबद्ध नगर हैं, उनमें यह शामिल है। फिर विकास प्राधिकरण के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास प्राधिकरण हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 28 विकास प्राधिकरण है। यह बात आपको याद रखनी। उत्तर प्रदेश के कुल कितने विकास प्राधिकरण? 28 विकास प्राधिकरण। फिर आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कैंट बोर्ड है, कैंट बोर्ड कितने हैं, तब आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में 13 कैंट बोर्ड है। यहाँ से प्रश्न मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया, याद रखिएगा। अगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 2 तरीके के विकास प्राधिकरण है। एक विकास, अगर डायरेक्ट आपसे विकास प्राधिकरण पूछ लेगा तो 28 है, और यदि विशेष क्षेत्र के स्पेशल जोन के विकास प्राधिकरण आपसे पूछ लिए जाए तो वह कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिकल जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वह 4 है। आपको याद रखना। इनके संबंध में चूंकि यह एक संक्षिप्त अवलोकन है, तो एक संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ, और जब विस्तृत क्लासों की तरफ मैं बढ़ूंगा तो इसके संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिर मंडल के संबंध में मैंने आपको बता ही रखा है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18 मंडल। सर्वाधिक मंडल वाले जिले उसमें मैंने आपको बताया था कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ ऐसे मंडल थे, इनमें 6-6 जिले थे, और साथ में 5 जिले मैंने और बताए थे जो न्यूनतम वाले थे, न्यूनतम जिला जिसमें 3-3 जिले शामिल थे। तो उस क्रम में आपको क्या याद रखना है कि कुल 18 मंडल है, और सबसे नवीनतम यानी कि 18वां मंडल कौन सा है, वह अलीगढ़ मंडल है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम यानी कि 18वां मंडल कौन सा है, मंडल या संभाग भी लिखा मिल सकता है, तो वह अलीगढ़ है। और इसका गठन, इसका सृजन कब हुआ था? अप्रैल 2008 में। जो आपका अलीगढ़ मंडल है, जो कि उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है, इसका सृजन अप्रैल 2008 में हुआ था। फिर जिले तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। तहसील के संबंध में 2021 का यह डाटा है, उसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो 2021 तक उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें थी। कितनी? 351 तहसीलें। नगर निकाय यानी कि नगर निकाय में इसमें आपके नगर निगम भी शामिल है, आपकी नगर पालिका परिषद भी शामिल है, और नगर पंचायतें भी शामिल है। तो कुल नगर निकाय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 763 है। 2022 का डाटा है, 763 नगर निकाय है, जिसमें आपके 17 नगर निगम है,
200 नगर पालिका परिषद है और 546 आपकी नगर पंचायतें हैं। आपको क्या याद रखना, कुल 763 नगर निकाय हैं, जिसमें आपकी 17 हो जाएंगी नगर निगम, 200 आपके हो जाएंगे जो नगर पालिका परिषद है और 546 आपकी नगर पंचायतें हो जाएंगी। फिर अगर जिला पंचायत के संबंध पूछा जाए तो 75 है, 2021 का डाटा है, कुल जिला पंचायतें 75 है। ब्लॉक महत्वपूर्ण, ये प्रश्न मैंने देखा है यूपी ट्रिपल एससी की किसी परीक्षा में प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक हैं, तब आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक है और यह डाटा 2021 का है। उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी है, अगर आपसे फिर से मैं रिकॉल करूँ तो कुल तहसीलें आपकी कितनी 351 है, जिले 75 है, आपके मंडल 18 है, नगर निकाय 763 है, जिला पंचायत 75 है और फिर अगर आपसे ब्लॉक पूछ लिया जाए तो 826 है। न्याय पंचायतें कितनी है, 8135 न्याय पंचायत है 8135, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं 58,189, सिर्फ आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी तो आपको मैंने दे दिया है। यहाँ से प्रश्न बहुत मुश्किल है जो बने, लेकिन आप याद रख सकते हैं। फिर आबाद ग्राम 97,814 है, कुल ग्राम यानी कि राजस्व ग्राम 1,06,774 है। फिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना प्राप्त है, अगर उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण संबंधी बात आपसे पूछी जाए तो 1/3 यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। इसी क्रम में जैसे आपका राजस्थान आपका बिहार है तो बिहार में 50% आरक्षण प्राप्त है, शायद राजस्थान में भी 50% प्राप्त है। फिर ये आपकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, खासकर प्रशासनिक संबंधों में आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। अब न्यायालय यानी कि न्यायिक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन न्यायालय के संबंध में है यानी कि न्यायिक क्षेत्र के संबंध में है, उसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तब आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, यह लखनऊ में स्थित। फिर उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के संबंध में आपको एग्जामिनर फंसाता है और जिसको जानकारी नहीं वो फंस भी जाता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वहां पे सबसे पहला ऑप्शन आपको लखनऊ लिखा मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय लखनऊ ना होकर कहाँ है, प्रयागराज में है और लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। जो आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज में है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। फिर इसकी स्थापना के संबंध में याद रखना कि उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 160। आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है और किसी भी राज्य के समस्त उच्च न्यायालयों में सर्वाधिक जज आपके इसी प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि प्रयागराज उच्च न्यायालय है वही है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या, आपको क्या याद रखना है कि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है, 5, यानी कि उपभोक्ता न्यायालय कितने हैं, 5। राज्य में सीबीआई के कोर्ट कितने, सीबीआई कोर्ट कितने हैं, 6, जिसमें 4 लखनऊ में और 2 गाजियाबाद में। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीआई कोर्ट कितने हैं, तो 6 हैं, जिसमें 4 आपके लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, न्यायाधिकरण यहाँ पे अड़ा छूट गया। राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या के विषय में आपसे पूछ लिया जाए तो कुल 6 है और इसके संबंध में आपसे प्रश्न बन जाता है कि किन किन जिलों में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा में है, कानपुर और गोरखपुर। या 6 ऐसे जिले हैं या 6 ऐसे शहर हैं जहाँ पे कौन से न्यायालय है, औद्योगिक न्यायालय है। इसमें आपका प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। फिर आता है राज्य में कॉमर्शियल कोर्ट। राज्य में कॉमर्शियल कोर्ट 13 जिलों में, कितने जिलों में, 13 जिलों में राज्य में कॉमर्शियल कोर्ट। और अगर राज्य में श्रम न्यायालय की बात की जाए तो राज्य में कुल श्रम न्यायालय 20 है। राज्य में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं, 13, जो कि 13 जिलों में है और राज्य में श्रम न्यायालय कितने हैं, 20 श्रम न्यायालय है। इसके संबंध में आपको याद रखना, तो ये न्यायिक क्षेत्र से संबंधित फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। फिर कारागार यानी कि जेल के संबंध में कुछ फैक्चुअल, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने कारागार हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कुल 73 कारागार है। कितने कारागार है, 73 कारागार। और जिला कारागार की संख्या आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं, इसलिए जब जिला कारागार की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो सबसे पहला ऑप्शन से 75 दिया रहेगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिला कारागार कितने हैं, 61 है। कितने, 61। फिर आपसे उप कारागार के संबंध पूछा कि उत्तर प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, तो उप कारागार 2 हैं। कहाँ, महोबा और देवबंद। महोबा और देवबंद में उत्तर प्रदेश के 2 उप कारागार हैं। फिर केंद्रीय कारागार, महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं, तब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 8 केंद्रीय कारागार हैं, जिसमें बरेली में आपके 2 हैं, आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है, नैनी, लखनऊ और इटावा। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने हैं, 8 हैं, जिसमें आपके आगरा जो आपका बरेली वहाँ 2 हो जाएंगे, फिर एक आपका आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ और इटावा में कुल 8 जो है आपके केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में है।
फिर आदर्श कारागार, उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागारों की संख्या 1 है, जो कि कहाँ है? लखनऊ में। नारी बंदी निकेतन, उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में है, उसकी संख्या भी 1 है, एकमात्र नारी बंदी निकेतन है जो कि लखनऊ में है। फिर किशोर सदन यानी कि अल्पवयस्क कारागार, यदि आपसे किशोर सदन यानी कि अल्पवयस्क कारागार के संबंध में पूछ लिया जाए, जिसकी संख्या 1 है और वह कहाँ है? बरेली में। तो 3 प्रश्न ही आपको याद रखने हैं कि आदर्श कारागार लखनऊ में है, नारी बंदी निकेतन भी लखनऊ में है, और साथ साथ किशोर सदन यानी कि अल्पवयस्क कारागार है वह बरेली में है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई थी। कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर एकमात्र महिला केंद्रीय का, चूंकि देखो मैंने आपको बरेली में 2 केंद्रीय कारागार बताए हैं, तो उसमें एक जो है महिला केंद्रीय, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है वह कहाँ है? बरेली में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ है? बरेली में। फिर प्रदेश का पहला महिला केंद्रीय कारागार, महिला नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय कारागार कौन सा, तो कुल तो मैंने आपको 8 बता दिए। उत्तर प्रदेश में कुल 8 केंद्रीय कारागार है, और महिला केंद्रीय कारागार के विषय में पूछा जाएगा तो वह एकमात्र और कहाँ है? बरेली में है। और यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा था, तो वह आगरा का जो आगरा में केंद्रीय कारागार है वह उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है, और इसकी स्थापना 1844 में हुई थी। 1844 में स्थापित आगरा में स्थित केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है। तो यह कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ज्यादा फैक्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस पूरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ाने में कम से कम 8-10 दिन, 8-10 क्लासें लग जाएंगी मुझको। इसलिए अब इसको मैं यहाँ पे विराम दे दूंगा, और अगली क्लास में अब मैं आपसे कुछ विस्तृत ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके समझने योग्य होंगे, और वहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में उठते हैं। अगर जैसे अगली क्लास अगर मैं आपसे बात करूं, तो उसमें मैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और साथ साथ उसकी जलवायु के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, जो आपके लिए समझने वाली बात होगी, और आपके खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में वहां से काफी अच्छे प्रश्न उठते हैं, और काफी संख्या में प्रश्न वहां से उठते हैं। जब उस टॉपिक को मैं पूरा करूंगा तो फिर मैं 1-2 क्लासेस की लेके आऊंगा इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की। इस तरीके से इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी मैं पूरा करवा दूंगा, और बाकी जो पार्ट है उसको भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप भारत के विभिन्न राज्यों के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर आप उनको या ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से, जो मैं एक श्रृंखला राष्ट्रीय उद्यान की चला रहा हूँ, वहां जाके बहुत साधारण ट्रिकों के माध्यम से, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, उन ट्रिकों के माध्यम से भारत के समस्त राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।